स्वागत है सर्वोदय क्लासेस के YouTube चैनल पर। मैं हूं वीके शर्मा। कल हमने जहां तक मैटर खत्म किया था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कल खत्म किया था अपना मैटर प्रारूप समिति के बारे में, और आज हम जो बढ़ रहे हैं वो प्रारूप समिति के साथ ही आगे बढ़ेंगे। हम प्रारूप समिति के बारे में हमने कल बात की थी कि इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य थे, 6 सदस्य थे। तो टोटल जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, अध्यक्ष सहित सदस्य 7 थे। तो प्रारूप समिति की अगर हम बात कर रहे थे तो इसका पहला प्रतिवेदन कल हमने पढ़ा 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। लेकिन जब इस पहले जो रिपोर्ट दी गई थी संविधान सभा को, उस रिपोर्ट के ऊपर बहुत सारे संशोधन मांगे गए थे। इस वजह से इसने अपनी जो दूसरी रिपोर्ट पेश की है, प्रारूप समिति की जो सेकेंड रिपोर्ट पेश होती है, वो 26 अक्टूबर 1948 को प्रस्तुत की गई थी। और 26 अक्टूबर 1948 को जब दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है संविधान सभा में, तो इसी रिपोर्ट के आधार पर 3 वाचन होते हैं। याद रखिएगा, प्रारूप समिति के द्वारा रखी गई रिपोर्ट पर 3 वाचन हुए हैं, जिसमें पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक होता है। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक होता है। और तीसरा जो वाचन होता है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक होता है। 3 वाचन रखे गए हैं। इसमें आपको एक अच्छा सवाल बन रहा है, वो ये कि तीनों वाचन में जो सबसे लंबा वाचन था वो था सेकंड नंबर का वाचन, क्योंकि ये लगभग चल गया था 1 साल तक। इसके बाद हम बात कर रहे थे प्रारूप समिति के जो रखे गए जो रिपोर्ट थी उस पर 3 वाचन होते हैं। 3 वाचन होने के बाद इधर हम चर्चा करना चाहते हैं थोड़ी संविधान सभा की। तो संविधान सभा में कुल अधिवेशन आयोजित करवाए गए थे। कुल अधिवेशन हुए थे 12। इनमें 11 मुख्य अधिवेशन है और 12वां जो विशेष अधिवेशन हुआ है, 12वां विशेष अधिवेशन जो हुआ है, ये अधिवेशन होता है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को होता है। तो इस तरह से संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन, प्रारूप समिति के आधार पर कुल 3 वाचन, और हमारे संविधान को निर्माण होने में, जैसा कि आप सब जानते होंगे, हमारे यहाँ जब गणतंत्र दिवस होता है तो बच्चे एक छोटा सा भाषण याद करके आते हैं और उसके अंदर बोलते हैं कि हमारे संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और ये समय शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 से पहली बैठक से, और ये समाप्त होता है 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए हर वर्ष 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ देता हूं, आपको यह बताना है राष्ट्रीय विधि दिवस की जो शुरुआत हुई थी मनाने की, वो कौन से वर्ष से की गई थी। राष्ट्रीय विधि दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन हमारा संविधान अंगीकार कर लिया गया था। कुछ विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज रहते हैं एक सवाल में, थोड़ी इस पे भी चर्चा कर दूं मैं। और वो सवाल यह है कि पूछा जाता है संविधान को लेकर एक सवाल। संविधान को लेकर एक सवाल आता है, संविधान को अंगीकार या स्वीकार कब किया गया। दूसरा आता है संविधान लागू कब हुआ। तो ये 2 अलग अलग तारीख होगी, जिसमें याद रखेंगे अंगीकार की जो तारीख है वो 26 नवंबर 1949 है,
जबकि लागू होने की जो तारीख है वो 26 जनवरी 1950 है। इसलिए दोनों तारीखों में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर एक सवाल और आता है दिमाग में कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर जब तैयार हो चुका था तो उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का वेट क्यों किया गया? बहुत सारे विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें ये काफी अच्छे से पता है, फिर भी मैं कुछ विद्यार्थियों को ये जानकारी देना चाहूंगा कि 26 जनवरी 1930 एक ऐतिहासिक तथ्य रखती है। 26 जनवरी 1930 वो ऐतिहासिक तथ्य जुड़ता है हमारा रावी नदी के किनारे हुआ लाहौर अधिवेशन। ध्यान दीजिएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ दिसंबर में, और पहली बार लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के वो पहली बार अध्यक्ष बने थे। और 1929 से एक साल पीछे जाते हैं तो आती है नेहरू रिपोर्ट। एक ये भी अनछुआ पहलू है संविधान का। नेहरू रिपोर्ट से संबंधित थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, उसके अध्यक्ष थे। और नेहरू रिपोर्ट में अंग्रेजों से मांग की गई थी कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इस मांग को जब स्वीकार नहीं किया तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। उन्होंने कहा कि अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए बल्कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि आने वाले वर्ष में, अर्थात अगर हम 1929 के दिसंबर में हैं तो आने वाला वर्ष बहुत जल्द आने वाला होता है, तो आने वाले वर्ष की 26 जनवरी को हम पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और झंडा फहराएंगे स्वतंत्रता का। तो उनकी इस जो उन्होंने घोषणा की वहां पर, इसे पूरे भारत के लोगों ने स्वीकार किया, और स्वीकार करने की वजह से सभी लोग भारतवासियों ने 26 जनवरी को एक स्वतंत्रता दिवस मनाया जो केवल प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस था। इसलिए जब हमारे देश का संविधान निर्माण हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, तो इसे लागू करने के लिए जो तारीख सेलेक्ट की गई थी वो 26 जनवरी की थी। तो अगर आपका प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि देश का संविधान 26 जनवरी को लागू क्यों हुआ, तो आप एक शब्द याद रखेंगे, ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जो प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसी को याद रखने के लिए ये तारीख 26 जनवरी रखी गई थी। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। ऐसे तथ्य जो कई विद्यार्थियों ने नहीं पढ़े होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे संविधान से जुड़े हुए कुछ मुख्य तथ्य जो हैं वो देख लेते हैं। संविधान के मुख्य तथ्य, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या रखी गई थी 389, जो बाद में घट के 299 रह गई थी। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है तो उस समय हस्ताक्षर करने वालों की संख्या थी 284। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, इस बैठक में हस्ताक्षर करने वालों की संख्या थी 284। पहला तो ये याद रखेंगे। दूसरा तथ्य इसमें आप ये याद रखेंगे कि अगर हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं तो उपाध्यक्ष के तौर पर कौन कौन काम कर रहे थे, तो ये भी याद रखेंगे कि संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। पहले थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे बनाए गए थे वी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये 2 हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तीसरा तथ्य हम याद रखेंगे कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। महिला सदस्य कितनी थी
तो महिला सदस्यों की संख्या थी 15 और इन 15 महिला सदस्यों में भी एक महिला को हम और अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि वो संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एकमात्र मुस्लिम महिला थी। तो क्या आप नाम बता पाएंगे? अगर नहीं बता पा रहे कोई बात नहीं। इनका नाम था बेगम अयाज रसूल और ये पंजाब प्रांत से बिलोंग करती थी और कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा में चुनी गई थी। तो संविधान सभा में महिला सदस्य संख्या होती है 15। इसके बाद अगर हम और तथ्य लेते हैं संविधान सभा से जुड़े हुए तो एक तथ्य यह बनता है कि संविधान सभा में प्रथम वक्ता कौन थे? संविधान सभा के प्रथम वक्ता थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्या आप जानते हैं वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जन्मदिन 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको एक सवाल दे देता हूं, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रथम वक्ता के बाद हम बात करते हैं संविधान सभा के सलाहकार की। संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव संविधान सभा के सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे थे। इसी तरह से संविधान सभा से जुड़ा हुआ एक और मुख्य बिंदु आता है, संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने की? तो संविधान पर पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने ही सबसे पहली प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। फिर एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, हमारा संविधान याद रखेंगे टाइपिंग नहीं किया गया है, इसे हाथ से लिखा गया है। तो हाथ से लिखने वाले व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें हम कहेंगे सुलेखक और हमारे संविधान के सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये हमारे संविधान के लेखक थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो संविधान जो है इसकी जो प्रतियां हैं अर्थात इसके जो प्रत्येक पेज है उसे डिजाइन किया गया था। कंप्यूटर से नहीं किया गया था, हाथ से डिजाइन किया गया था। और हाथ से डिजाइन यानी उस पर चित्र बनाने का जो कार्य किया था, मैं इसे इस तरह से कह सकता हूं कि संविधान को अलंकृत करने का जो कार्य किया है वो हमारे भारत के 2 महान चित्रकारों ने किया, जिनमें पहले का नाम है नंदलाल बोस और दूसरे उन्हीं के शिष्य राम मनोहर सिन्हा। और राम मनोहर सिन्हा ने प्रस्तावना के पेज को अलंकृत किया था। तो ये संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ अन्य मुख्य चीजें भी है। और फिर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि संविधान की जो मूल प्रति है, जो हमारी किताब है संविधान की, वो है कहां? तो उसके लिए भी आप याद रखेंगे, हमारे संविधान की मूल प्रति वर्तमान में हमारे संसद की लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे पात्र में रखी गई है। हीलियम गैस से भरे हुए एक पात्र में हमारे संविधान की मूल प्रति को सुरक्षित किया गया है। अब आगे हम बात करने वाले हैं संविधान से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें। उनमें मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा, संविधान में जाने से पहले संविधान की कुंजी से बात करते हैं। और संविधान की कुंजी है प्रस्तावना। सर्वोच्च न्यायालय मानता है कि जहां संविधान की लैंग्वेज अस्पष्ट हो, संविधान में कहीं पर भी ऐसा लगे कि ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो वहां प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। तो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, और प्रस्तावना जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव
से पूरी तरह से प्रभावित है। और यह संविधान की एक संक्षिप्त व्याख्या है जिसे पढ़कर हम अपने संविधान की मूल भावनाओं को पहचान सकते हैं। तो आप सब जानते हैं प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग, अंग्रेजी में कहते हैं वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग, फिर यहां पर एक अच्छा सवाल पहले बता देता हूं। अगर कहीं ये सवाल पूछे कि भारत की जो संविधान की जो अंतिम शक्ति संविधान सौंपना चाहता है वो किसे सौंपना चाहता है, संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, तो ध्यान दीजिएगा हमारा संविधान अंतिम शक्ति भारत के लोगों को सौंप रहा है। और ये जानकारी इसकी पहली लाइन से ही मिल जाती है। हम भारत के लोग क्या करना चाहते हैं, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त